हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हमने लास्ट लेक्चर में कॉम्पटन इफ़ेक्ट जो था उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें की थी। उसके जो भी 2-3 डेरिवेशन पे जो क्वेश्चन आते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए थे। अब उसके ऊपर हम लोग एक न्यूमेरिकल देखेंगे और वो न्यूमेरिकल किस तरीके से आ सकता है और अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मैं आपको न्यूमेरिकल करने के तरीके बताऊँगा कि न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। कई लोगों को क्या न्यूमेरिकल देखते ही प्रॉब्लम हो जाती है कि ये तो बहुत टफ होगा या मतलब न्यूमेरिकल नहीं होता है। तो मैं पैटर्न सिखा दूंगा कि किस तरीके से उसको डील करना है, ठीक है। तो हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। जैसे कॉम्पटन इफेक्ट पर हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं, कॉम्पटन प्रभाव पे, ठीक है। तो देखो, मान लो कि एक हम सबसे पहले तो कोई भी न्यूमेरिकल है ना, तो उसमें हमारे को ये देखना है कि कौन सा टॉपिक का न्यूमेरिकल है। अब टॉपिक समझ में आ गया तो हमारे को ये देखना पड़ता है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है या उस टॉपिक से रिलेटेड मुझे फॉर्मूला याद है कि नहीं है। अगर उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको एग्जाम में फॉर्मूला याद नहीं है, इसका मतलब है कि आपके 50% चांस तो ख़त्म हो गए कि आपसे वो होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये चेक करना है कि ये कौन से टॉपिक से टॉपिक समझ में आ गया तो आपको फॉर्मूला डिसाइड करना है, ठीक है। तो जैसे मैं एक न्यूमेरिकल की बात करता हूँ यहाँ पे। चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं, क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। जैसे मान लो कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि एक फोटोन है, उसका प्रारंभिक जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, वो है कुछ 1 एंगस्ट्रॉम। मान लो कि एक फोटोन का प्रारंभिक मतलब इनिशियल प्रारंभिक तरंग दैर्ध्य कितना है? तरंग दैर्ध्य 1 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है ना। इनिशियल जो वेवलेंथ है वो कितना है? 1 एंगस्ट्रॉम ऑफ ए फोटोन। अभी मुझे चेक करना है कि ये कॉम्पटन इफेक्ट शो करता है। मान लो कि ये 1 एंगस्ट्रॉम का एक फोटोन आ रहा था और वो एक इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करता। कॉम्पटन इफेक्ट हो रहा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करेगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एक फोटोन का प्रारंभिक तरंग दैर्ध्य 1 एंगस्ट्रॉम है। द इनिशियल वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन इज 1 एंगस्ट्रॉम। अब अगर ये कॉम्पटन इफेक्ट शो करता है तो इसका जो फाइनल वेवलेंथ होगा, जो अंतिम इसका तरंग दैर्ध्य होगा, वो कितना होगा? तो कॉम्पटन प्रभाव के पश्चात इसका अंतिम तरंग दैर्ध्य क्या होगा? अंतिम तरंग दैर्ध्य क्या होगा, ठीक है। फाइनल वेवलेंथ पूछ रहा है, इनिशियल वेवलेंथ पता है और कॉम्पटन इफेक्ट के बाद में बोल रहा है। इसका मतलब है कि हमारे को इनिशियल और फाइनल वेवलेंथ कहाँ पर आती है? पहली चीज़ तो ये कॉम्पटन इफेक्ट में। इसका मतलब ये, और इसमें तो बोल भी दिया कॉम्पटन इफेक्ट। अगर बाई चांस कॉम्पटन इफेक्ट या कॉम्पटन प्रभाव इसमें लैंग्वेज में नहीं दे तो आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि कौन सा इफेक्ट है। यहाँ से ये बात समझ में आ जाती है कि कॉम्पटन इफेक्ट है, मतलब ये जो फॉर्मूला या जो भी लगेगा कॉम्पटन इफेक्ट से रिलेटेड लगेगा। चलो ठीक है। अब अपने को क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है, डेटा क्या क्या पता है अपने को, वो चेक करो। अपने को, मेरे को एक डेटा पता है, एक फोटोन का प्रारंभिक तरंग दैर्ध्य इनिशियल वेवलेंथ कितना? 1 एंगस्ट्रॉम है। तो 1 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ पता है, इतनी सी बात पता, और मुझे उसके अलावा कुछ भी नहीं पता। तो मुझे फाइनल वेवलेंथ पता करना है। तो वेवलेंथ से रिलेटेड कोई फॉर्मूला पता है? हाँ जी, कॉम्पटन इफेक्ट है तो कॉम्पटन इफेक्ट में वेवलेंथ से रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है? जैसे मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, लेमडा डैश माइनस लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कोस फाई। सिंस वी नो दैट, चूँकि हम जानते हैं कि लेमडा डैश माइनस लेमडा ये होता है, ये कॉम्पटन विस्थापन कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला है। चलो भैया, ये फॉर्मूला पता चल गया। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी आपको ये भी पता होना चाहिए। जैसे लेमडा क्या था? प्रारंभिक जो वेवलेंथ था, इनिशियल वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य वो था। ये लेमडा डैश क्या है? बाद वाला, अंतिम फाइनल है ये। और ये एच कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट। एम नोट क्या? विराम द्रव्यमान, रेस्ट मास है इलेक्ट्रॉन का। सी क्या है? लाइट का स्पीड है। ये फाई क्या था? एंगल था, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें पता है मुझे। हाँ जी, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया, एक फोटोन का प्रारंभिक तरंग दैर्ध्य 1 एंगस्ट्रॉम हो तो कॉम्पटन प्रभाव के पश्चात इसका अंतिम तरंग दैर्ध्य क्या होगा? अभी देखो, समझना क्वेश्चन को। ये लेमडा गिवन है मेरे को, क्योंकि ये लेमडा इनिशियल होता है तो लेमडा पता है मुझे 1 एंगस्ट्रॉम।
आप चाहो तो इसको मीटर में भी लिख सकते हो। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻10, तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻10 मीटर, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। मुझे लेमडा डेस ये पता करना है, आई बात समझ में। एच तो पता है क्योंकि प्लांक कांस्टेंट है। एक चीज़ मैं अभी इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी बता दूंगा। एच पता है, प्लांक कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू होता है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड, ये होता है। ये एम नॉट का वैल्यू क्या होता है? अरे एम नॉट क्या है? एम नॉट इलेक्ट्रॉन का स्थिर द्रव्यमान है, रेस्ट मास है, तो ये होता है 9.1 × 10⁻31 kg होता है ये। क्लियर? ये जो c है स्पीड ऑफ लाइट है, प्रकाश का वेग है, ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। लेकिन अपन ने एक और चीज़ पढ़ी थी जब मैंने ये इसका थ्योरी करवाया था तब, कि H/m0c, ये जो है H/m0c, ये पूरा वैल्यू H/m0c, इसको हम लोग लेमडा c बोले थे, कॉम्पटन वेवलेंथ बोला था एक मतलब। और इसका वैल्यू जब इनके सबके वैल्यू पुट करके हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इसका वैल्यू जो आता है वो आता है कुछ 0.024 एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू आ रहा था। ये पहले कैलकुलेट किया था, अगर किसी को नहीं पता है तो पहले वाले लेक्चर में देख लो, वहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था। तो ये वाली वैल्यू इसीलिए डायरेक्ट कैलकुलेट करके रखते हैं ताकि न्यूमेरिकल में ईजी हो जाए, इजीली फास्ट न्यूमेरिकल हो जाए, ठीक है। तो H/m0c से ये आ गया, क्लियर है। अब देखो एक चीज़ तो पता चल गई, लेमडा c पता चल गया मुझे, मतलब ये H/m0c का वैल्यू पता चल गया। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, लेमडा डेस निकालना है मुझे। लेमडा डेस माइनस लेमडा, H/m0c का वैल्यू ये है 0. मतलब मैं लेमडा c लिख लेता हूँ 1 - cos phi, ये चीज़ पता। अब देखो मुझे लेमडा डेस कैलकुलेट करना, लेमडा पता है, लेमडा c पता है, 1 तो कांस्टेंट है, फाई अभी एंगल नहीं पता, तो एंगल भी पता होना चाहिए ना। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन बाकी है, तो लेमडा भी फाई का वैल्यू भी अपने को यहाँ पर वो देगा, ठीक है ना। तो फाई का वैल्यू अगर वो देता है, मान लो फाई का वैल्यू अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। वो फाई का कि 60 डिग्री पे चला गया फोटोन, स्केटर होने के बाद में परिकिरणित होकर 60 डिग्री पे फोटोन चला गया, या 80 डिग्री पे चला गया, या 90 डिग्री पे चला गया। तो फाई का वैल्यू अलग अलग कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर फाई का वैल्यू कुछ मान लेते हैं अपन, मतलब एग्जाम में देगा, यहाँ पर जब भी देगा तो मान लो कि फाई का वैल्यू कुछ मान लो 60 डिग्री मान लिया मैंने, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो लेमडा डेस माइनस लेमडा सी 1 - cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, तो ये हो गया लेमडा सी 1 - 1/2, 1/2 बचा, तो ये हो गया लेमडा c/2, लेमडा डेस माइनस लेमडा डेस का वैल्यू निकालना है तो लेमडा प्लस लेमडा c/2, ये आ गया। दोनों का वैल्यू पुट कर दो। अब लेमडा का वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम था, 1 एंगस्ट्रॉम, तो ये था 1 एंगस्ट्रॉम। लेमडा सी का वैल्यू कितना था, ये 0.024 एंगस्ट्रॉम, तो 0.024 एंगस्ट्रॉम बाई 2, तो ये हो गया 1 प्लस, देखो ये भी एंगस्ट्रॉम है, ये भी एंगस्ट्रॉम है, दोनों का यूनिट, जब भी कोई भी न्यूमेरिकल करो तो यूनिट का ध्यान रखना, इसका भी यूनिट, इसका भी यूनिट, दोनों का यूनिट सेम है, तो सेम यूनिट का ध्यान रखना। ये देखो ये क्या आएगा 0.012, ये भी एंगस्ट्रॉम में आया, तो ये क्या हो गया टोटल 1.012 एंगस्ट्रॉम, ये आ गया भैया। मतलब जब स्केटरिंग होगा, फोर्ट कॉम्पटन इफेक्ट होगा, तो जो अंतिम जो फाइनल वेवलेंथ है वो क्या होगा लेमडा डेस, ये आ जाएगा अपने पास में। तो देखो पहले कितना था 1 एंगस्ट्रॉम, अब कितना हो गया 1 पॉइंट समथिंग, मतलब ज़्यादा हो गया, तो लेमडा बढ़ गया, तो लेमडा बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है और एनर्जी कम हो जाता है। अब ये जितना एनर्जी कम हुआ है वो कहाँ चले जाएगा, इलेक्ट्रॉन के पास में चला जाएगा, या फोटोन की एनर्जी में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो अगर मुझे ये कैलकुलेट करना हो यहाँ पे एक और चीज़ की, अगर फोटोन की एनर्जी में कितनी कमी हो गई है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट हो गया, कितनी बढ़ गई, वो भी कैलकुलेट कर सकता हूँ।
आई ना बात समझ में। और उसके लिए लास्ट लेक्चर में मैंने एक डेरिवेशन भी करवाया था, तो या तो वो डेरिवेशन से लास्ट वाला जो फॉर्मूला आया था वो काम में ले सकते हो, या मैं बेसिक से बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन का फॉर्मेट समझा करो, ये वैल्यू कैलकुलेट करना ये बड़ी बात नहीं है। ये अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया क्वेश्चन का कि पूछ क्या रहा है और कौन सा फॉर्मूला लगाना, वहीं पे आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। उसके बाद में उसकी स्ट्रक्चर समझ में आ गई तो चीज़ें क्लियर है, ठीक है। अब मुझे ये पता पूछ रहा है, जैसे ये तो पता चल गया कि अंतिम इसका फाइनल वेवलेंथ क्या होगा। अगर मुझे ये भी पूछ लेता कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी बढ़ेगी या फोटोन की एनर्जी में कितना हाश होगा, मतलब फोटोन की एनर्जी कितनी डिक्रीज होगी, वो पूछ लेता, वो भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो देखो मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ, वो भी बता देता हूँ यहीं पे। फोटोन की ऊर्जा में हाश, डिक्रीमेंट इन फोटॉन्स एनर्जी कितना होगा, कितना डिक्रीमेंट होता है। तो देखो इनिशियल जो एनर्जी थी फोटोन की, उसमें से फाइनल एनर्जी निकाल लेते। तो हमने जो पूरा थ्योरी पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि जो एनर्जी में हाश होता है या एनर्जी में जो डिक्रीमेंट होता है वो ऐसा होता है, जैसे मैं इसको ऐसे लिख दूँ, पहले आ रहा था एच न्यू थी उसकी एनर्जी, फिर बाद में कितनी होती है एच न्यू डैश। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, वही तो क्या हो जाता है, वही तो कैलकुलेट करना कि पहले ये थी बाद में ये होगी, ठीक है। ये एनर्जी फोटोन की इनिशियल की, ये बाद वाली, ये इनिशियल जो फोटोन आ रहा था उसकी फ्रीक्वेंसी, ये बाद वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये है। तो ये यहाँ से आ जाएगा क्या एच, जिसे एच तो मैं कॉमन ले लूँ, न्यू माइनस न्यू डैश, ठीक है। अभी मैं कोई भी फॉर्मूला याद रखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये बेसिक आइडिया ध्यान में रहना चाहिए आपको, ठीक है ना। उसमें तो वो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अब देखो सी इक्वल्स टू न्यू लेमडा होता है, तो लेमडा पता है तो मैं न्यू को सी के टर्म्स में लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा ई इक्वल्स टू एच, लेमडा का वैल्यू, न्यू का वैल्यू सी बाई लेमडा, तो ये आ जाएगा सी बाई लेमडा माइनस ये न्यू डैश का सी बाई लेमडा डैश। ये कैसे करते हैं पहले हम पढ़ चुके हैं ये सारी चीज़ लास्ट लेक्चर में, जो पूरा हमने डेरिवेशन पढ़ा था उसके अंदर सब कुछ देखा था। सी दोनों में से कॉमन आ रहा है, और लेमडा लेमडा डैश का क्या हो जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा लेमडा डैश माइनस लेमडा। अब सारी वैल्यूज है मेरे पास में, लेमडा भी पता है, लेमडा डैश भी पता है, एच प्लांक कांस्टेंट भी पता है, सी भी पता है, सबके वैल्यू रख के मैं ये एनर्जी कैलकुलेट कर सकता हूँ कि फोटोन की एनर्जी में कितना हाश हुआ है, डिक्रीमेंट कितना हुआ है, या मैं ये बता कर सकता हूँ कि जितना इसमें डिक्रीमेंट हुआ उतनी इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी गई है। तो आपको एग्जाम में ये भी बोल सकता है कि इलेक्ट्रॉन के पास में कितनी एनर्जी चली गई, या जो फोटोन है उसकी एनर्जी में कितना डिक्रीमेंट हो गया, दोनों चीज़ें पूछ सकता है। तो लेमडा लेमडा डैश मिल गया तो इसका मतलब है कि आप दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, लेमडा इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट के लिए ये फॉर्मूला तो आपको हमेशा याद होना चाहिए, ये वाला जो कॉम्पटन शिफ्ट का, कॉम्पटन विस्थापन का जो फॉर्मूला था, ये तो आपको याद होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये एच बाई एम नोट सी जो था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ बोलते हैं, कॉम्पटन तरंग देते हैं, इसका वैल्यू भी याद होना चाहिए, ताकि ये जब भी न्यूमेरिकल करो तो ईजी हो जाए आपका न्यूमेरिकल करना, ठीक है। ये हो गया, ये टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग और दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, नया टॉपिक लेते हैं हम लोग, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। कौन सा? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। अभी टाइम है अपने पास में, तो हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत, अनिश्चितता का सिद्धांत, सॉरी, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब देखो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, पहले इसका स्टेटमेंट लिख लो आप इसका, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो लिखो, किन्हीं भी दो संयुग्मी राशियों को
किन्हीं भी दो संयुग्मी राशियों को एक ही समय पर यथार्थतः किन्हीं भी संयुग्मी राशियों को एक ही समय पर यथार्थतः किन्हीं भी संयुग्मी राशियों का एक ही समय पर, ऐसे लिखो, का एक ही समय पर यथार्थतः मापन करना असंभव है। यथार्थतः मापन करना असंभव है। इंग्लिश वाले लिखो, टू कैनोनिकली कॉन्जुगेट parameters cannot be measured precisely at a same time। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि दो संयुग्मी या कैनोनिकली कॉन्जुगेट जो राशियां हैं, जो पैरामीटर्स है, उनको एक साथ प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते, यथार्थतः मापन नहीं कर सकते। यथार्थतः, ये प्रिसाइजली का मतलब है कि सही सही, ठीक है ना। तो दो राशियों का सही सही मेजरमेंट नहीं कर सकते एक ही टाइम पर। अब वो जो दो राशियां होगी वो कैसी होगी, दो पैरामीटर से वो कैसे होंगे, कैनोनिकली कॉन्जुगेट होंगे, संयुग्मी राशियां होंगी, ठीक है ना। अब वो संयुग्मी राशियां क्या है और कैसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, इस चीज का क्या मीनिंग है ये बताता हूं मैं, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये इसके 3 एप्लीकेशन होते हैं, तो पहले ये स्टेटमेंट पूछ लेता है और अभी जो करवाऊंगा वो पूछ लेता है, और उसके बाद में इसका एप्लीकेशन पूछ लेता है, तीनों में से एक एप्लीकेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में ये मान लो कि 2021 में ये आएगा अब देखो भैया, अब ये जो बोला गया है उनका क्या मीनिंग है, ऐसा है। पहली चीज़ तो संयुग्मी राशियों का क्या मतलब है। संयुग्मी राशियों का मतलब है कि दो ऐसी राशियाँ जिनका अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ, अगर दो ऐसी राशियाँ जिनका मैं अगर मल्टीप्लिकेशन करूँ तो वो जो उसका यूनिट आता है, उसका जो इकाई आता है वो जूल सेकंड आना चाहिए। क्या आना चाहिए, जूल सेकंड। मतलब कि जैसे डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी, सॉरी ऐसा है कि जैसे मान लो E इंटू टी, ई क्या है, एनर्जी है, जूल हो गया इसका यूनिट, टी क्या है, टाइम है, इसका यूनिट क्या हो गया, सेकंड, तो इसका यूनिट क्या हो गया, जूल सेकंड, इसका यूनिट आ गया जूल सेकंड। इसका मतलब है कि ये दोनों क्या है, आपस में संयुग्मी राशियां हैं, कॉन्जुगेट क्वांटिटीज है, कॉन्जुगेट पैरामीटर्स है, ठीक है। अब जो मेन इसमें बात करते हैं, ये तो मैंने जो स्टेटमेंट लिखवाया था ये तो पता चल गया कि आपको क्या है, ये जो कॉन्जुगेट क्वांटिटीज है उनके बारे में आइडिया लग गया। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे पहला, इसी के अंदर एक पहला पॉइंट लिखो, जैसे संवेग व स्थिति एक दूसरे के संयुग्मी है। मोमेंटम एंड पोजीशन आर टू कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉन्जुगेटिव पैरामीटर्स, ठीक है। इस चीज का क्या मतलब है, इसका मतलब है संवेग, मोमेंटम, जैसे मोमेंटम हो गया, एक हो गया स्थिति मतलब पोजीशन, मतलब कि एक्स। ये दोनों जो चीजें हैं ये दोनों कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना।
ये दोनों कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज है, इसका मतलब है कि इन दोनों को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकता सही एक ही टाइम पर, मतलब एक ही टाइम पर दोनों चीजें मैं सही नहीं बता सकता। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे एक बस जा रही है और वो जो बस जा रही है, मैं बोलूं कि जब वो किसी उस चौराहे पे थी या उस पॉइंट पर जब चल रही थी, तो उस जगह पर उस बस का मोमेंटम संवेग ये था और उसकी स्थिति, उसकी पोजीशन ये थी। अगर मैं दोनों चीजें बता रहा हूं, इसका मतलब है कि दोनों में से एक चीज तो 100% गलत है। या आप अगर दोनों चीजें बता रहे हो तो इसका मतलब है कि दोनों चीजों में थोड़ी थोड़ी एरर है दोनों में। आप दोनों चीजें सही एक ही टाइम पर नहीं बता सकते। आप ये से नहीं बता सकते कि वो जब वहां पे था तो उसका संवेग ये था, मतलब उसका मोमेंटम उस पोजीशन पर वो था, ये सही नहीं बता सकते। अब ये क्यों नहीं बता सकते? इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं आंखों से सही से देख नहीं पाता या बस तेज चल रही है उसकी वजह से ऐसे हो रहा है, नहीं। ये अपनी देखने की वजह से या कोई एपरेटस, कोई जो युक्ति है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं उसकी वजह से नहीं हो रहा है। ये नेचर का रूल है। और ये जो होता है इसकी वजह होती है कि कोई भी पार्टिकल होता है उसका एक वेव नेचर होता है, तरंग प्रकृति होती है पदार्थों की, वो आगे वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा, वहां पर वो चीज चमकेगी। तो ये नेचर का रूल है, ये प्रकृति का नियम है कि दो चीजों को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, दो संयुग्मी राशियों को। आई बात समझ में? जैसे संवेग और स्थिति कैसे हैं? संयुग्मी राशियां हैं। तो इनमें ये होगा जैसे कि अगर मेरे को x दिशा में पोजीशन देखनी है, मान लो पोजीशन उसकी क्या है, पोजीशन क्या होता है, स्थिति x है, और संवेग क्या होता है x दिशा में, x डायरेक्शन में, px उसका मोमेंटम है, x उसकी क्या है, स्थिति है। तो इन दोनों चीजों को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर एक साथ कैलकुलेट करते हो तो उनमें थोड़ा थोड़ा एरर आएगा, मतलब अनसर्टेनिटी आएगी, अनिश्चितता आएगी। वो कितनी आएगी? जैसे संवेग में अनिश्चितता में ऐसे बोल दूं, मतलब एरर जो आ रहा है वो आ रहा है डेल्टा पी एक्स, एक्स डायरेक्शन में, और जो पोजीशन है उसमें अनिश्चितता आ रही है डेल्टा एक्स। तो ये कम से कम दोनों इतनी होगी कि इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है उसका वैल्यू h कट बाई 2 से ज्यादा होगा। या मैं इसको ऐसे बोल लूं, क्या बोल लूं, इसको ऐसे बोल लूं मैं, h बाई 4 पाई से ज्यादा होगा। इससे इसका वैल्यू ज्यादा ही होगा, मतलब कम से कम इसमें इतनी अनसर्टेनिटी तो आएगी, इतनी अनिश्चितता, इतना एरर तो आएगा मोमेंटम में और स्थिति में कि उन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो कम से कम इससे ज्यादा होगा। मतलब इतनी एरर तो आएगी, आप किसी भी चीज से मेजर कर लो, क्योंकि ये नेचर का रूल है दो चीजों का, ये दोनों चीजें एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे ही मैं इसको और तरीके से भी लिखता हूं। जैसे संवेग और स्थिति के बारे में बोल दिया, तो संवेग स्थिति के बारे में एक्स डायरेक्शन में तो बात कर ली, जैसे मैं वाई डायरेक्शन में भी बात कर सकता हूं कि वाई डायरेक्शन में मोमेंटम और वाई डायरेक्शन में पोजीशन, इन दोनों में भी एरर आएगा h बाई 4 पाई का। आई बात समझ? ये इसी तरीके से z में भी आएगा। इस चीज को थोड़ा ऐसे भी लिखते हैं, h बाई 4 पाई है ना, इसको ऐसे लिखते हैं जैसे h बाई 2 पाई इंटू 2, ऐसे लिख सकता हूँ ना, 4 पाई को मैं 2 पाई इंटू 2, तो h बाई 2 पाई को h कट लिख देते हैं। h कट ये कोई नई क्वांटिटी नहीं है, बस ये इसको थोड़ा ऐसे लिख दिया अपॉन 2, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ h कट बाई 2 शॉर्ट में। इसी तरीके से z डायरेक्शन में भी ऐसा हो जाएगा, ये h कट बाई 2। ये मोमेंटम और पोजीशन में आ गया, संवेग और जो स्थिति है उनमें अनिश्चितता हो गई। तो कई लोग तो जब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसकी जब डेफिनेशन देते हैं तब भी ये बोल देते हैं कि उसकी स्थिति को और संवेग को एक साथ गणना करना, सही एक ही समय पर गणना करना असंभव है। आई बात समझ में? तो इसके टर्म्स में भी कई लोग तो डेफिनेशन दे देते हैं, लेकिन ये केवल ये इनमें ही नहीं होती, और में भी और में भी होती है। जैसे ऊर्जा और टाइम को भी एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब आपको लग रहा होगा कि सर हम तो बताते हैं जैसे कि एक ट्रक जा रहा तो हम बताते हैं कि उस जगह पर उसका वेलोसिटी या उसका मोमेंटम कितना था। हाँ आप बताते हो, लेकिन वो सही नहीं है। हम जब बड़ी चीज़ों में बात करते हैं तो वो एरर बहुत कम आता है, तो हम लोग उस एरर को इग्नोर कर देते हैं।
ठीक है। लेकिन जब क्वांटम मैकेनिक्स में या जब छोटे पार्टिकल्स की बात करते हैं तो उस एरर को इग्नोर नहीं करते, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है या कुछ उससे हम लोग बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, अभी उसके एप्लीकेशन है, उससे बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर अभी हम देखेंगे क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। आई बात समझ? तो ये एक्स डायरेक्शन में तो ये भी एक्स में होगा, ये वाई में तो ये भी वाई, ये जेड में तो जेड में, ठीक है ना। इसके अलावा मैं एक चीज ऐसे बता देता हूं, जैसे ये जो अनिश्चितता इसमें ऐसे, अगर मैं एक्स डायरेक्शन का संवेग और वाई डायरेक्शन का एलिमेंट कैलकुलेट करूं, जैसे वाई में, मतलब आप ये बताना चाहते हो कि जो उसकी स्थिति है उसका वाई घटक, वाई कंपोनेंट, और जो संवेग है उसका एक्स कंपोनेंट, इन दोनों को तो आप एक साथ कैलकुलेट कर सकते हो, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक डायरेक्शन की दोनों एलिमेंट एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, इन दोनों को एक साथ कैलकुलेट करोगे तो इनमें तो कोई एरर नहीं आएगा। अगर इनका जो एरर है वो उनका मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर आएगा, मतलब वो तो एरर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से आप ऐसे भी देखो, ये y डायरेक्शन का हो गया और अगर ये x डायरेक्शन का ले लूं तो ये भी 0 आएगा। अगर ये z डायरेक्शन का ले लिया, ये y डायरेक्शन का ले लिया, दैट ऑल्सो विल बी 0, ये तो 0 आएंगे। अगर ये y का हो गया, ये मान लो z का हो गया, मतलब दोनों अलग अलग आ रहे हैं ना, तो वो क्या हो जाएंगे, सारे 0 हो जाएंगे। अरे बात समझ में आ रही ना? क्लियर है ना, बात समझ में? तो ये सारी चीजें आ गई। ये किस में आ गया, संवेग और स्थिति में अनिश्चितता ऐसे होती है। तो ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, अनिश्चितता का सिद्धांत है, वो संवेग और स्थिति में भी लगता है, पोजीशन और मोमेंटम में भी लगता है, और भी जगह लगता है। और कहाँ कहाँ लगता है, 2 जगह और लगता है, ये 2 जगह और अप्लाई होता है जो आपके सिलेबस में बात करेंगे उसमें। एक ऊर्जा एनर्जी में और टाइम में, ऊर्जा व समय में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी इन टाइम एंड एनर्जी। तो इनमें से बात करते हैं कि मान लो एनर्जी में जो अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता है वो डेल्टा ई है, और समय में जो अनिश्चितता है वो डेल्टा टी है। तो ये भी क्या होगा, h/2 से ज़्यादा होगा। क्लियर है? एक ये हो गया। जैसे ज़्यादा बात वो ऊपर वाले के लिए, उसके लिए करते हैं। एक और बात करते हैं, किसके लिए, एक आता कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। कोणीय संवेग व जो कोण होता है ना, कोणीय विस्थापन जिसको बोलते हैं, कोणीय विस्थापन, इनमें भी होता है। मतलब एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में भी होता है। और वो कितना होता है, वो होता है जैसे कोणीय संवेग मान लो डेल्टा एल है, और कोणीय विस्थापन है, एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा थीटा, तो इनमें भी क्या होता है, h/2 का ये, मतलब इन दोनों में भी क्या होता है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, संयुग्मी राशियां हैं। ये दोनों भी एक दूसरे के क्या, संयुग्मी राशि, और वो ऊपर वाला भी होगा। ज्यादा जो बात करते हैं ना लोग, इसकी बात करते हैं कि संवेग और स्थिति को एक साथ हम लोग सही तरीके से एग्जैक्टली जितना है उतना मेजर नहीं कर सकते। क्लियर है? ये अनिश्चितता का सिद्धांत था कि 2 संयुग्मी राशियों को, 2 कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज को हम लोग एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते प्रिसाइजली, मतलब जितनी है उतनी सही से मापन नहीं कर सकते। और ये हमने इसके 3 अलग अलग फॉर्म देख लिए, एनर्जी और टाइम का, मोमेंटम और स्थिति का, पोजीशन का, और एक कौन सा, एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन और कोणीय संवेग का। ये तो इसका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया। तो आपको एग्जाम में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पूछता है और फिर उसके 3 एप्लीकेशन है, उनमें से एक एप्लीकेशन पूछ लेता है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए, ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके प्रिंसिपल का जो एप्लीकेशन है उसके बारे में बात करेंगे। क्लियर? ओके।